नमस्कार, बहुत स्वागत है हमारी गुरु में आपका। मैं हूं आपके साथ शालिनी कपूर तिवारी। हो सकता है अचानक आपको पैसों की जरूरत पड़ जाए। ऐसे में एकदम से पैसों का इंतजाम करना काफी मुश्किल काम है। दोस्तों या फिर रिश्तेदारों से पैसे मांगने में हिचक होती है और बैंक लोन देने में वक्त लगाते हैं। तो ऐसे में म्यूचुअल फंड के अगेंस्ट लोन लेना काफी आसान है। जी हाँ, इमरजेंसी में पैसों की जरूरत पड़ने पर आपको अपने फंड्स बेचने या फिर एसआईपी रोकने की जरूरत नहीं है, बल्कि आप अपने फंड्स के अगेंस्ट लोन भी ले सकते हैं। तो कैसे उठाएं इसका फायदा, इंटरेस्ट रेट कितना है और डॉक्यूमेंट क्या क्या चाहिए होंगे आपको, ये तमाम बातें बताने के लिए आज हमारे साथ हैं सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर दीपेश राघव। दीपेश, बहुत स्वागत है आपका। शुक्रिया। और दीपेश, अधिकतर लोगों को ये पता ही नहीं है कि दरअसल जो फंड्स उनके पास हैं उसके ऊपर लोन भी मिल सकता है। अवेयरनेस की कमी है। ज्यादातर लोग बैंकों का रुख ही करते हैं जब उन्हें लोन चाहिए होता है। तो सबसे पहले मैं आपसे ये समझना चाहूंगी कि आखिर म्यूचुअल फंड के अगेंस्ट मिलता कैसे है लोन, किस तरह की ये प्रक्रिया है? किसी भी एक आम लोन की तरह आपको लोन के लिए आवेदन करना पड़ता है और एक सिक्योर्ड लोन है। तो सिक्योर्ड लोन में लेने के लिए आपको अपने म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट्स पे डीमैट अकाउंट में है तो आपको प्लेज करना होगा। अगर आपका फिजिकल फॉर्मेट में है तो आपको उस पर लेन मार्क करवाना होगा। तो आपके लोन के एप्लीकेशन के साथ ही आपको वो फॉर्म भी देना होगा अपने बैंक या एनबीएफसी को। बाय द वे ये जो लोन है बैंक और एनबीएफसी दोनों से ही आपको मिल सकता है। और वो आपके डिपॉजिटरी को या फिर आपके आरटीए को आपका जो प्लेज या लियन का एप्लीकेशन है पास कर दी जाएगी। और एक बार सब कुछ हर जगह इन्फॉर्मेशन पहुंच जाती है तो कुछ समय बाद आपको पैसा आपके अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। बिल्कुल। तो हम आपको तमाम बारीकियां आज बताने वाले हैं कि आप अपने पोर्टफोलियो का किस तरह से फायदा उठा सकते हैं अगर अचानक से आपको पैसों की जरूरत पड़ जाए, और किस तरह से म्यूचुअल फंड के अगेंस्ट आपको लोन मिलता है। एक चीज और दीपेश बताएं, जैसा आपने कहा कि लोन जो हम ये ले रहे हैं वो सिक्योर्ड लोन है, तो क्या जितने वक्त तक ये लोन चलेगा, जो टेन्योर है, उतने वक्त तक मैं अपने फंड्स को बेच नहीं सकती हूँ? बिल्कुल, ये तो है। अगर आपने कोई भी सिक्योर्ड लोन लेता है तो उस पर पहला राइट आपके लेंडर का हो जाता है। तो जब तक आपका लोन पूरा चुकता नहीं हो जाए, जो भी अपने म्यूचुअल फंड की यूनिट्स आपने प्लेज किए या फिर उस पर लेन लगा हुआ है वो आप बेच नहीं सकते हैं। और इसमें ये बात भी है कि मान लीजिए आपने जो अपने म्यूचुअल फंड के यूनिट्स को आपने प्लेज किया है और उनकी किसी वजह से उनकी कीमत गिर जाती है, तो हो सकता है बैंक आपसे ये भी कह सकता है कि आप और सिक्योरिटी उनको प्रोवाइड करें। तो इस बात का भी आपको ध्यान रखना चाहिए। बिल्कुल। और अपने व्यूवर्स को मैं याद दिला दूं, आप अगर चाहें तो YouTube पर हमारे शो को देख सकते हैं। इसके अलावा ट्विटर और फेसबुक के ऊपर हम लाइव हैं। आप चाहें तो कमेंट बॉक्स में अपने सवाल लिख सकते हैं और दीपेश आपके सवालों का जवाब भी देंगे। दीपेश, कोई भी हम अगर बात करते हैं लोन की तो सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज उसमें होती है वो होती है इंटरेस्ट रेट। सबसे पहले आदमी कैलकुलेशन यही करता है कि लोन अगर मैं लेने जा रहा हूं तो इंटरेस्ट मुझे देना कितना पड़ेगा। तो अगर हम लोन अगेंस्ट म्यूचुअल फंड की बात करें, इंटरेस्ट रेट क्या होता है? तो सबसे पहले हम तुलना के लिए देखें तो जो सबसे पहला लोन का विकल्प हमारे दिमाग में आता है वो एक पर्सनल लोन का है। तो पर्सनल लोन एक अनसिक्योर्ड लोन होता है, असुरक्षित लोन होता है, तो उसकी ब्याज दर थोड़ी ज़्यादा हो सकती है। तो उम्मीद करूंगा मैं जो आपका लोन अगेंस्ट म्यूचुअल फंड है उसकी जो ब्याज दर है पर्सनल लोन से थोड़ी कम होगी, क्योंकि एक सिक्योर्ड लोन है। ब्याज दर बदलती रहती है तो एकदम से कहना पाना मुश्किल है, पर ये मान सकते हैं कि मान लिया अगर आपको पर्सनल लोन 12% के ब्याज दर पर मिल रहा है तो आप 10.5-11% के आसपास की उम्मीद कर सकते हैं कि आपको लोन अगेंस्ट म्यूचुअल फंड मिल जाएगा। और ये जो ब्याज दर है बैंक्स और हर बैंक और एनबीएफसी में अलग भी हो सकती है। तो ये आपको सबसे अच्छी डील अपनी ढूंढनी पड़ेगी। बिल्कुल, डील आपको ही ढूंढनी पड़ेगी। लेकिन जिस तरह से अभी दीपेश ने बताया कि अगर आप जा रहे हैं बैंक के पास पर्सनल लोन लेने के लिए तो यहाँ आपको फायदा मिल सकता है, क्योंकि पर्सनल लोन से अगर हम कैलकुलेट करें तो यहाँ पर इंटरेस्ट रेट कम है। म्यूचुअल फंड के अगेंस्ट अगर आप लोन लेते हैं तो आपको ब्याज दर में फायदा मिल सकता है। दीपेश, ये भी बताएं कि किन लोगों के लिए ये ज्यादा फायदेमंद है, किन लोगों को आप रेकमेंड करेंगे कि वो अपने म्यूचुअल फंड के अगेंस्ट लोन लें? देखिए, यहाँ पे दो बातें। पहले मान के चलते हैं कि आपको लोन लेना ही है, तो अगर म्यूचुअल फंड यूनिट्स आपके पास है, कई बार ये होता है कि ऐसे आपके कुछ इन्वेस्टमेंट्स है जिसको बेचने पे आपको टैक्स देना पड़ेगा। तो शायद उस टैक्स से बचने के लिए आप लोन ले सकते हैं और यहाँ पे आप यूनिट्स को बेचने के बजाय आप शायद उस पर लोन लेना चाहेंगे, या फिर आपके यूनिट्स कुछ एग्जिट लोड पीरियड में हो सकते हैं, या फिर आपके कुछ यूनिट्स आपके
लॉक इन पीरियड में भी हो सकते हैं, जैसे ELSS है। तो उनको लिक्विडेट करना शायद इतना आसान ना हो और शायद आपको कुछ महंगा भी पड़े। तो यहाँ पे ऐसी स्थिति में आप लोन ले सकते हैं। परंतु मैं बहुत से लोगों को ये भी राय दूंगा कि आप देखें कि आपको अपने लोन पर तकरीबन 10.5 11 या 12% के आसपास का ब्याज देना पड़ेगा। तो खासकर अगर आप डेट म्यूचुअल फंड के यूनिट्स के अगेंस्ट लोन ले रहे हैं तो वहाँ पे तो आप उम्मीद नहीं कर सकते कि आपको 11 से 12% तक का ब्याज मिलेगा। तो मेरे अनुसार ज़्यादा अपने निवेश के साथ इमोशनली अटैच ना हो और अपने यूनिट्स को बेच दें रादर देन कि आप उसमें उसकी जगह लोन लें। यहीं पे जो इक्विटी म्यूचुअल फंड्स हैं उसमें भी रिटर्न की गारंटी नहीं होती है। तो यहाँ पे आप लोन पे आप 11% दे रहे हैं, जबकि हो सकता है आपका जो इक्विटी पोर्टफोलियो वो एक बुरे साल में 10 से 12% डाउन हो जाता है। तो एक तरीके से डबल वहमी होगी और लोन लेने वाले का और निवेशक को आपको दोनों ही तरीके से आपको नुकसान हो सकता है। तो इन बातों का ज़रूर ध्यान रखें। तो हाँ, जो लोन अगेंस्ट म्यूचुअल फंड एक अच्छा विकल्प है, पर लोन लेने की बजाय आप अपने यूनिट्स को भी लिक्विडेट कर सकते हैं और उस पैसे को इस्तेमाल कर सकते हैं अपनी ज़रूरत के अनुसार। बिल्कुल, ये आपने बहुत काम की बात दीपेश बताई कि अगर हम डेट फंड से कंपेयर करें तो डेट फंड में हमें जितना इंटरेस्ट मिलता है लोन लेने पे उससे ज़्यादा हमें चुकाना पड़ता है। तो बेहतर यही होगा कि आप अपने डेट फंड्स को रिडीम कर लें और ऐसे में म्यूचुअल फंड के अगेंस्ट लोन ना लें। एक चीज़ मुझे और बताएं दीपेश कि इसमें वक्त कितना लगता है? क्या ये इतनी क्विक प्रक्रिया है कि अगर मुझे तुरंत पैसों की ज़रूरत पड़ जाए तो मैं इसके बारे में सोच सकती हूँ? देखिए, वैसे जहाँ फिजिकल आप फॉर्म भर रहे हैं तो वहाँ पे कुछ समय लगेगा, क्योंकि आप आवेदन करेंगे, फिर आपकी एप्लीकेशन प्रोसेस होगी, फिर क्योंकि यहाँ पे एक थर्ड पार्टी भी है जहाँ पे RTA के पास आपका एप्लीकेशन जाएगा, तो वहाँ पे कुछ समय लग सकता है। तो 3 से 4 या 5 दिन की उम्मीद आप कर ही सकते हैं। पर अभी हाल फिलहाल में काफ़ी टेक्नोलॉजी के पर्सपेक्टिव से काफ़ी सुधार आया है। तो इनफैक्ट अभी कुछ बैंक हैं जो इंस्टेंट लोन लेना ही प्रोवाइड करते हैं। तो आप उनकी वेबसाइट्स पे जाइए, लॉगिन करिए, अपने शेयर्स को, अपने म्यूचुअल फंड यूनिट्स को लियनमा कराइए और आपको फटाफट आपके अकाउंट में पैसा आ जाता है। तो हर बैंक और NBFC की प्रक्रिया अलग होगी, पर जैसे टेक्नोलॉजी में सुधार आ रहा है तो आपको बहुत जल्दी लोन मिल सकता है। बिल्कुल। डॉक्यूमेंट्स की अगर मैं बात करूं तो म्यूचुअल फंड के अगेंस्ट लोन लेने के लिए कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए होंगे? क्योंकि अब KYC की जो प्रक्रिया है वो तो पूरी हो ही चुकी होती है इन्वेस्टर की। इसके अलावा भी वक्त कितना लगेगा? डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से देने होंगे? डॉक्यूमेंट, स्पेशल डॉक्यूमेंट नहीं देना है। मेन तो आपका ये है, क्योंकि एक आपका एप्लीकेशन फॉर्म तो जाना ही है, साथ में आपके इन्वेस्टमेंट से एक सिक्योरिटी बननी है। तो उसके लिए आपको एक फॉर्म देना होगा, वो फॉर्म पास होगा और मतलब RTA को या डिपॉजिटरी को पास होगा। उसके बाद वहाँ से कंफर्मेशन आ जाता है, तो उसके बाद आपको लोन मिलता है। तो फॉर्म बहुत ज़्यादा नहीं भरने हैं, पर क्योंकि इसमें बहुत सारी पार्टीज इन्वॉल्व हैं, 3 पार्टीज कम से कम इन्वॉल्व हैं, तो इसमें थोड़ा सा समय लग सकता है। अगर आपका प्रोसेस एंटायरली ऑनलाइन नहीं है तो फिजिकल फॉर्म्स में समय लगेगा। हम्म और अगर लोन कितना मिलेगा, मैं इस राशि की बात करूं तो उसके ऊपर दीपेश आप क्या कहेंगे? क्योंकि मार्केट वैल्यू जो मेरे फंड की है, अगर उससे ज्यादा का मैं लोन लेना चाहूं तो क्या मुझे मिल सकता है, और अगर नहीं तो किस रेशियो में लोन मिलेगा? जी हाँ, तो बहुत साफ है कि आपको अपने निवेश के मूल्य से का तो लोन मिल ही नहीं सकता। प्लस RBI का एक नियम है कि इक्विटी म्यूचुअल फंड्स के लिए आप जो उसकी मार्केट वैल्यू है उससे 50% से अधिक का लोन दे ही नहीं सकते। तो इस पर तो कोई कंफ्यूजन नहीं है कि इक्विटी म्यूचुअल फंड्स में आपको 50% से अधिक का लोन मिलेगा ही नहीं। और इनफैक्ट हर बैंक की अपनी इंटरनल गाइडलाइंस भी हो सकती हैं, जिसके तहत तो शायद वो आपके निवेश पे 30% 40% तक का ही लोन दें। तो ये आपको हर बैंक और NBFC से आपको पता करना होगा। डेट म्यूचुअल फंड में कोई RBI की गाइडलाइन नहीं है। ये बैंक या NBFC की जो बोर्ड अप्रूव्ड पॉलिसी होती है उसके तहत वो डिसाइड कर सकते हैं। और क्योंकि डेट म्यूचुअल फंड थोड़े से कम वोलेटाइल होते हैं, तो एक सिक्योरिटी के पर्सपेक्टिव से भी थोड़ा सा अच्छी सिक्योरिटी बनती है वो। तो वहाँ पे बैंक और NBFC आपको 70 से 80% के मूल्य तक का लोन दे सकते हैं। दीपेश, मुझे एक बात और बताएं, अगर मैंने लोन लिया है अपने म्यूचुअल फंड के अगेंस्ट और उससे चुका पाने में मैं नाकाम रहती हूँ, या 2-3 उसका जो मुझे बैंक को या जिनसे मैंने लिया है लोन उन्हें मैं EMI नहीं दे पाती हूँ, तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा? मेरे जो म्यूचुअल फंड हैं, क्या कंपनी ही उन्हें रिडीम कर लेगी? कितना वक्त मुझे मिलेगा अगर EMI में नहीं दे पा रही हूँ? EMI नहीं दे पा रहे तो बैंक या NBFC आपको नोटिस देगा कि आप EMI का भुगतान नहीं कर पा रहे हैं, जल्दी से करें। अदरवाइज वो आपके यूनिट्स को लिक्विडेट कर सकते हैं, रिडीम कर सकते हैं और उसका पैसा निकाल के आपके लोन को सेट ऑफ कर सकते हैं। तो इस बात का आपको ध्यान रखना चाहिए,
क्योंकि यहाँ पे आपको आपको दोहरी परेशानी हो जाएगी। आपने अपने निवेश को बेचने के लिए ही आपने लोन लिया था और लोन चुका नहीं पाना, इसकी वजह से आपका निवेश बिक रहा है। तो अगर आपको लगता है कि आप लोन का भुगतान नहीं कर पाएंगे तो बेहतर होगा कि आप लोन लेने की बजाय अपने निवेश को बेच दें और उस पैसे का इस्तेमाल अपनी ज़रूरत के अनुसार करें। बिल्कुल बिल्कुल। और दीपेश देखिए, हमारे साथ जो कॉलर्स हैं वो भी अब जुड़ना शुरू हो गए हैं, तो एक एक करके कॉलर्स को भी शामिल कर लेते हैं शो में। अमित ने हमें फिलहाल फोन किया है। अमित जी, बहुत स्वागत है शो में आपका। बताइए क्या जानना चाहते हैं आज आप? Madam, good evening, and first of all, I would like to thank for your show because it has been a great value add for us to understand our investment. Madam, actually, I have a Thank you so question much, regarding Amit. one of, yeah. Hello, ma'am. जी बताइए, Hello. आवाज पहुंच रही है आपके हम तक? मैडम, एक्चुअली मैं कुछ म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट कर रहा हूँ, जिसमें से एक फंड है ABSL प्योर वैल्यू फंड, and it was one of the greatest, the best performer 1.5 year back. So I started investing in this fund. But since last 1 year, it has been continuously declining compared to its peer fund also. So value cap में जो इसका loss हो रहा है, and I know that during loss जी. you should keep investing. But it is worrying me that whether this fund is right or I should hold it and start investing in some other fund. जाहिर सी बात है, पैसा आपका है तो चिंता आपको जरूर होगी। मुझे ये बताएं, ABSL प्योर वैल्यू फंड में कितने वक्त से आप निवेश कर रहे हैं? It's almost two years, 1.5, more than 1.5 to 2 years. And, ठीक है, हमारे साथ madam, दीपेश I'm जुड़े हुए हैं, doing वो आपके सवाल का जवाब देंगे। दीपेश देखिए, ये थोड़ी चौंकाने वाली, हैरान करने वाली बात जरूर होती है। हमेशा अपने व्यूअर्स को हम कहते हैं कि जब आप निवेश करते हैं तो लॉन्ग टर्म का प्रोस्पेक्टिव लेकर के आप चलें, अपने निवेश को आप थोड़ा वक्त जरूर दें। लेकिन देखिए, अमित भी अभी यही कह रहे हैं, 2 साल से ये निवेश कर रहे हैं, पिछले 1-1.5 साल से ये फंड अच्छा रिटर्न नहीं दे रहा है और ऐसे में घबराहट मन में होती है लोगों के कि कहीं मेरा पैसा डूब तो नहीं जाएगा। तो ऐसे में क्या सलाह आप अमित को देंगे और अमित जैसे बाकी भी जो तमाम इन्वेस्टर हैं उन्हें आप क्या कहेंगे? जैसा आपने कहा कि इक्विटी म्यूचुअल फंड एक लंबी अवधि का निवेश है। 1 या 2 साल की अवधि पे अगर रिटर्न्स अच्छे नहीं आते हैं तो आपको परेशान होना नहीं चाहिए। और ये आपके जो भी आप इक्विटी निवेश करेंगे उसमें ऐसा ही होगा, तो ऐसा कोई नई बात नहीं है। तो आपको थोड़ा निवेश का संयम होना चाहिए। अब जितना मुझे लगता है कि शायद 1 साल पहले ये फंड बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा था, उसको देखते हुए उन्होंने इस फंड में निवेश किया था। और आउट परफॉर्मेंस और अंडर परफॉर्मेंस बेंचमार्क का एक्टिव मैच फंड में होता रहता है। कुछ समय फंड्स अच्छा परफॉर्म करते हैं, कुछ समय फंड्स अच्छा परफॉर्म नहीं करते हैं। तो इनको थोड़ा संयम चाहिए इनके लिए। पर हाँ, जैसे ये बात को सुनकर लग रहा है काफ़ी परेशान है। और जब निवेशक बहुत परेशान होता है तो निवेश संयम बनाना आसान नहीं होता। तो राय दूंगा कि इस फंड में कम से कम आगे निवेश करना बंद कर दें और इस निवेश को अपना कायम रखें। जो निवेश कर चुके हैं उसको होल्ड करें और इसके बजाय किसी दूसरे फंड में निवेश करें। और यहाँ पर दीपेश, एक ब्रेक का वक्त हो गया है। बहुत छोटा सा कमेंट ब्रेक पे जाने के पहले मैं आपसे चाहूंगी, क्योंकि हाल फिलहाल में कई ऐसे मैंने इन्वेस्टर देखे हैं जिन्हें अच्छा रिटर्न नहीं मिल पाया। खास करके पिछले 1-1.5 साल से जो लोग म्यूचुअल फंड में घुसे हैं उन्हें अच्छा रिटर्न नहीं मिल पाया क्योंकि मार्केट ऐसा प्रदर्शन नहीं कर पाया। तो ऐसे तमाम लोग जो कि परेशान है इस वक्त, जो नए निवेशक हैं, पिछले 1-1.5 साल का रिटर्न देख के ही जो परेशान हो रहे हैं, उन सभी को आप क्या, अमित को जैसे आपने सलाह दी, यही रिकमेंड करेंगे कि फिलहाल के लिए वो अपने फंड में निवेश को रोक दें? जी हाँ, मतलब डिपेंड करता है कि फंड कैसा है और वो कितने परेशान हुए उस निवेश को लेकर। पर मैं एक बात बताना चाहूँगा, पिछले 1-1.5 साल में किसी फंड ने अच्छा नहीं किया है। तो केवल आप ही नहीं है जिसको परेशानी हो रही, सभी को परेशानी हो रही है। तो आपको संयम रखना होगा और इक्विटी इन्वेस्टिंग में ये सबसे ज़रूरी है। हमें फोन फिलहाल किया है विनय पंत ने। बहुत स्वागत है विनय जी, मानी गुरु में आपका। बताएं क्या जानना है? गुड इवनिंग मैम। हेलो। वेरी गुड इवनिंग। मैम, मैंने लास्ट मंथ से SIP में इन्वेस्टमेंट शुरू किया था मैम। एक्सिस बैंक की 2 हमने SIP में इन्वेस्टमेंट शुरू किया था। एक एक्सिस ब्लू चिप फंड में 1500 रुपये से और एक किया था एक्सिस लॉन्ग टर्म इक्विटी फंड में 1000 रुपये से। और अभी हमको मैम 2500 का और शुरू करना था, तो उसी में एडवाइस चाहिए थी कि किस फंड में निवेश शुरू किया जाए। ठीक है, और कितने वक्त तक आप निवेश अपना जारी रखना चाहेंगे? निवेश मैम 10 से 15 साल तक के लिए।
ठीक है, 10 से 15 साल के लिए 2500 ये और निवेश करना चाहते हैं दीपेश, उसके लिए फंड्स इन्हें चाहिए। इसके अलावा 2 फंड्स में अभी 2500 रुपए का इनका निवेश है भी। एक्सिस लॉन्ग टर्म इक्विटी और एक्सिस ब्लू चिप, दोनों ही एक्सिस के फंड इन्होंने सेलेक्ट किए हुए हैं। क्या सजेस्ट करेंगे आप? लंबी अवधि के लिए निवेश कर रहे हैं तो इक्विटी फंड में निवेश करना एक अच्छा आइडिया रहेगा। जो उनके फंड्स हैं वो भी अच्छे हैं। एक्सेस लॉन्ग टर्म इक्विटी फंड एक टैक्स सेविंग फंड है, मेरे ख्याल टैक्स सेविंग के लिए कर रहे हैं, मल्टी कैप की तरह बिहेव करता है, इसमें निवेश जारी रख सकते हैं। एक्सिस ब्लू चिप फंड में 1,500 रुपये का निवेश कर रहे हैं, लार्ज कैप फंड है, इसमें भी निवेश जारी रख सकते हैं। साथ ही इन्होंने ये अपना 2,500 रुपये और निवेश करना चाहते हैं तो इनको सलाह दूंगा कि उनके सवाल भी है कि ये कोटक स्टैंडर्ड मल्टी कैप फंड में निवेश कर सकते हैं कि नहीं। ये भी अच्छा फंड है, इसमें निवेश कर सकते हैं। इसमें तकरीबन 1,500 रुपये का निवेश करें तो इनका पूरा पोर्टफोलियो देखें तो इसमें एक लार्ज कैप फंड है, एक्सिस ब्लू चिप, 2 मल्टी कैप फंड हो गए। तो इनको राय दूंगा कि क्योंकि लंबी अवधि के लिए निवेश कर रहे हैं, एक मिड कैप फंड भी जोड़ें, फ्रैंकलिन प्राइमा फंड, और निवेश करते रहें। साथ ही इन्होंने अपना लक्ष्य तो बताया है कि इनको 75 लाख से 1 करोड़ रुपए चाहिए 10 से 15-20 साल में, परंतु उन्होंने अपने एग्जिस्टिंग सेविंग्स के बारे में जानकारी नहीं दी है। तो अगर यही लक्ष्य इनका ये टारगेट है और मान के चलें कोई और सेविंग्स नहीं है तो मेरे ख्याल से इनको अपना निवेश को जब ये निवेश पर्याप्त नहीं है 5,000 रुपये प्रति महीने का, जब हो सके तब अपना निवेश बढ़ाएं। ऑलराइट विनय, तो आपको आपके सवाल का जवाब भी मिल गया है और कुछ इसी तरह से आप अपनी जो फाइनेंशियल प्लानिंग है वो कीजिए, आगे आपको जरूर फायदा यहाँ पर मिलेगा। और दीपेश, अगला सवाल मैं मेल से लेना चाहूंगी। संजय जी ने हमें मेल किया है, हिमाचल प्रदेश में ये रहते हैं और कह रहे हैं कि फिलहाल इन्होंने कुछ फंड्स में निवेश किया हुआ है। आपके पास भी इनका पोर्टफोलियो जरूर होगा। यूटीआई मिड कैप है, डीएसपी मिड कैप है, एबीएसएल स्मॉल कैप, इसमें इन्होंने फिलहाल निवेश किया हुआ है। यूलिप प्लान भी इन्होंने लिया हुआ है और जानना चाहते हैं कि आगे इनका कैसा जो पोर्टफोलियो है वो रिटर्न देगा। इसके अलावा 2 बेटियों की हायर एजुकेशन के लिए इन्हें कुछ पैसों की ज़रूरत है, लक्ष्य इन्होंने ये बनाया हुआ है। तो बताएं किस तरह से इनका पोर्टफोलियो आप देखते हैं? जी, इनको 10 साल बाद पैसा चाहिए तो लंबी अवधि तो है, तो थोड़ा सा रिस्क तो ले ही सकते हैं ये। उन्होंने कहा है कि अपनी बेटियों की जिनकी आयु 12-17 वर्ष है उसके लिए निवेश करना चाहते हैं, उसके लिए निवेश करना चाहते हैं, उनको 10 साल बाद पैसा चाहिए। तो पहला मेरे ख्याल से इनको देखना होगा कि क्या इनको सब पैसे एक टाइम पे चाहिए होगा। मेरे अनुसार जो उन्होंने बताया पढ़ाई के लिए पैसा चाहिए तो शायद इनको पैसा ये थोड़ा स्टैगर्ड मैनर में हर कुछ समय पर इनको पैसा चाहिए होगा, परंतु सवाल के हिसाब से मान के चलते हैं इनको पैसा 10 साल बाद ही चाहिए। तो इन्हें कुछ यूलिप में निवेश किया इन्होंने, तो यूलिप में ये तो बता पाना मुश्किल है कि रिटर्न कैसे मिलेंगे, क्योंकि यूलिप में बहुत सारे एंगल होते हैं। आपका रिटर्न डिपेंड करता है कि निवेशक की आयु क्या है और उन्होंने किस तरह के फंड का चुनाव किया है। पर तकरीबन जो इनके यूलिप का निवेश है उससे इनको 10 साल बाद तकरीबन 60 लाख रुपए के तक का कॉर्पस वहीं से मिल जाएगा। तो इनको बचा हुआ 90,000 इनको अपने म्यूचुअल फंड से बनाना है। इन्होंने MIP तो एक डेट हाइब्रिड, तो मेरे अनुसार इस प्रोडक्ट में रहने कोई फ़ायदा नहीं है। इस फंड से निकल के अपने निवेश को या HDFC लो ड्यूरेशन फंड में ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो इससे भी अगले 10 साल में तकरीबन मान के चलें कि 6% का रिटर्न आता है तो पोस्ट टैक्स, तो इनका ये 10 साल में बढ़ के तकरीबन 14 लाख हो जाएगा। तो उसके बाद इनको अपने म्यूचुअल फंड निवेश से जो कि 35,000 रुपये महीने कर रहे हैं, इनको 76 लाख रुपये की ज़रूरत है, जो कि आसानी से हो जाना चाहिए। परंतु बस एक बात कहना चाहूँगा, जो इनका निवेश है वो प्योरली मिड और स्मॉल कैप फंड्स में है और मेरे ख्याल से यही इनकी परेशानी का सबब भी है, क्योंकि मिड और स्मॉल कैप फंड्स ने पिछले 1-1.5 साल में अच्छा बिल्कुल नहीं किया है। तो इस वजह से मेरे ख्याल से थोड़ा परेशान भी होंगे। तो उनको राय दूंगा कि हम अपने व्यूवर्स को हमेशा कहते भी हैं कि पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करना जरूरी है। आपके पोर्टफोलियो में हर तरह के फंड जरूर होने चाहिए, तभी आपका जो रिस्क है वो कम हो पाएगा। बहुत शुक्रिया दीपेश आज हमारे साथ मनी गुरु में जुड़ने के लिए। थैंक यू। तो फिलहाल के लिए मनी गुरु में बस इतना ही, लेकिन आप देखते रहिए जी बिजनेस।